एवरीवन, मैं हूं गुलजार और स्वागत है आपका भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की संपदा का निकास। ठीक है, ये जो सब टॉपिक है ये आपके स्वर्ग से नरक की ओर वाला जो टॉपिक था इसी के अंडर दूसरा वाला टॉपिक है। ठीक है, तो भारत किस तरीके से स्वर्ग से नरक की तरफ जा रहा है उसको देखेंगे। और उसमें सबसे पहले हमने अकाल तो देख ही लिया था कि धीरे धीरे करके ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये इतना टैक्स वसूलती थी जिससे लोगों के पास में ज़्यादा कुछ बचता नहीं था। फिर फसलें ख़राब होने लगी, फिर भी ये लोग टैक्स ले रहे थे, तो अकाल वगैरह पड़ने लगे। ठीक है, अब इसके बाद में जो भारत का बचा कुचा जो भी पैसा है अगर ये लोग टैक्स लेते, लेकिन वो अगर भारत के अंदर ही रहता तो भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये जो सारा का सारा पैसा था उस सभी का निकास हो रहा था, मतलब वो भारत से बाहर भेजा जा रहा था। कहाँ पे? ब्रिटेन में भेजा जा रहा था। तो इस वजह से भी भारत जो है वो गरीब बनता चला गया। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले देखा था भारत का आर्थिक शोषण, शोषण मतलब किसी चीज़ का गलत तरीके से अपने लिए फ़ायदा उठाना। ठीक है, जैसे हमारे भारत के जो भी रिसोर्सेज थे, जो भी संसाधन थे, उनका ये लोग अपने लिए फ़ायदा उठा रहे हैं, भारत के लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तो भारत का आर्थिक शोषण हो गया वो, और ये इनकी जो ब्रिटिश की औपनिवेशिक नीति थी उसकी आधारशिला था भारत का आर्थिक शोषण। ठीक है, औपनिवेशिक नीति मतलब वही कि जो उपनिवेश है भारत उसको और किस तरीके से निचोड़ा जाए, किस तरीके से उपनिवेश इसको बनाए रखा जाए। उसमें जो उन्होंने जो भी नीतियां बनाई उसका एक बेसिक पिलर था, वो था आर्थिक शोषण। ठीक है, 1895 में अमेरिकी इतिहासकार थे, इतिहासकार मतलब जो इतिहास लिखते हैं, ठीक है, और राजनीतिक विचारक। राजनीतिक विचारक वो इंसान होता है जो राजनीति, शासन, राज्य, समाज, इन सभी को कैसे चलाया जाना चाहिए इन सारी बातों पर गहराई से सोचता है और जो भी इसके विचार हैं उनको वो प्रस्तुत करता है, उनको वो रखता है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने अपनी बात कही है। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? ब्रुक्स एडम्स। तो ब्रुक्स एडम्स ने क्या लिखा है कि प्लासी के युद्ध के तुरंत बाद, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। ठीक है, और जैसे ही जो अंग्रेज़ थे वो ये युद्ध जीत जाते हैं तो इसके तुरंत बाद बंगाल की लूट जो है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि अब जो है वो बंगाल पे कठपुतली का नवाब बना बैठा रहेगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हिसाब से नवाब बना रही है। ठीक है, तो उससे जितना चाहे उतना पैसा मांग रहे हैं ये लोग, तो इसीलिए बंगाल की लूट चालू हो चुकी है और ये लूट जो है वो लंदन पहुंचना शुरू हो चुकी है और उसका प्रभाव तत्क्षण अनुभव किया गया, लगभग तत्क्षण। ठीक है, तत्क्षण मतलब कि तुरंत। तो इसके बाद में तुरंत इसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो सभी विद्वान हैं वो इस बात पे सहमत हैं कि जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी उसका जो शुरुआती वर्ष है वो 1760 है। औद्योगिक क्रांति क्या हुई थी? ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या हो रहा था? उत्पादन बढ़ रहा था बहुत ज़्यादा। ठीक है, मशीनें लगाई जा रही थीं और जो हाथों से जो काम करते हैं ना छोटे छोटे कारीगर, उन कारीगरों से हटकर अब मशीनों और फैक्ट्रीज़ का इस्तेमाल होने लगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे होने लगा, बहुत ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा थ्रू मशीन से। ठीक है, तो इतनी सारी मशीनों के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए पैसा चाहिए होगा, निवेश चाहिए होगा, जैसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो पैसा आ कहाँ से रहा है? तो उसी कड़ी को ब्रुक्स एडम्स ने जोड़ा है कि ये जो इनके पास में औद्योगिक क्रांति का शुरुआती वर्ष ज़्यादातर लोग 1760 को मानते हैं, लेकिन अभी भी ये कोई फिक्स साल नहीं है कि 1760 ही है औद्योगिक क्रांति की डेट, लेकिन ज़्यादातर लोग मानते हैं। ठीक है, और ये जो डेट है ये 1757 के बाद ही हमें देखने को मिल रही है। जैसे ही इन्होंने प्लासी जीता है वैसे ही औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी है, हम ये मान सकते हैं। ठीक है, तो संभवतः विश्व के इतिहास में किसी भी निवेश ने उतना लाभ नहीं दिया जितना कि भारत की लूट से इनको प्राप्त हुआ। मतलब कहीं और पर इनको पैसा लगा के इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला जितना फ़ायदा इन्हें भारत की लूट से मिला। भारत का पैसा यहाँ पर जाता रहा और यहाँ पे जो है वो औद्योगिक क्रांति आई। आप खुद सोचो ना कि औद्योगिक क्रांति का क्या मतलब है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं, मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारे सामान जो है वो बड़े लेवल पे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो पहले 10 यूनिट कपड़े बनाए जाते थे, या हम बोल सकते हैं 10 जोड़ी। ठीक है, वही फैक्ट्रीज़ के लगने पर ये 1000 में बदल गए। तो ये कैसे हो पाएगा पॉसिबल?
अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, और वही पैसा जा रहा है भारत से। ये कहानी बता रहे हैं ब्रुक्स एडम्स। तो दूसरे शब्दों में एडम्स के अनुसार ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति आई है, जिसे भारी निवेश की ज़रूरत थी क्योंकि बिना पैसे के ये नहीं हो सकती थी, आंशिक रूप से यानी कि ज़्यादा काफ़ी हद तक ये भारत से लूटी गई संपदा से संभव हो पाई। भारत से जो भी इन्होंने लूटा पैसा वगैरह, उससे ही इनकी औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई है। और ये जो वाक्यांश है यहाँ से यहाँ तक ये जो लिया गया है, ठीक है, ये अमेरिकी इतिहासकार विल ड्यूरेट से उद्धृत है। उद्धृत मतलब लिया गया है, ठीक है। तो जो विल ड्यूरेट हैं उन्होंने भी अपनी बातें कही हैं, तो उसी बात को उठाकर एनसीईआरटी ने यहाँ पर लिख दिया है एक सबूत के तौर पर, ठीक है ना। इसके बाद में आगे चलते हैं। तो एडम्स और डिग्बी जैसे विद्वानों से प्रेरणा लेते हुए दादा भाई नौरोजी अब इस कहानी में एंट्री करेंगे। तो ये आपको ब्रुक्स एडम्स देखेंगे, ये विलियम डिग्बी हैं, ये दादा भाई नौरोजी हैं, और ये आर.सी. दत्त हैं। इनके बारे में, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो एडम्स और डिग्बी का जो कोट था उसके बारे में हमने शुरुआत में देखा था। तो ये जो विद्वान थे, इन सभी से प्रेरणा लेते हुए एक प्रतिष्ठित राजनीतिक विचारक थे भारत के, इनका नाम था दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी 1901 में, ये डेट आपको याद करनी है। और कौन सी बुक लिखी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो क्या है पॉवर्टी यानी कि गरीबी, और भारत में अन ब्रिटिश रूल मतलब जिस तरीके का रूल ब्रिटिश या ब्रिटेन में चल रहा है वैसा रूल ये लोग भारत में नहीं कर रहे। इसका मतलब हम अभी आगे जानेंगे, ठीक है, अभी देखेंगे। फिलहाल आप ये याद रखो कि ये जो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी ने 1901 में लिखी है, ठीक है। और इस बुक में उन्होंने क्या बताया है? इस बुक में उन्होंने बताया है कि जो भारत से जो भी धन निष्कासित हो रहा था, जो भी धन बाहर भेजा जा रहा था, उसके आंकड़े बताए हैं। और ये जो इन्होंने आंकड़े, ये जो डेटा लिया है, ये उन्होंने ब्रिटिश सूत्रों से लिया है, मतलब ब्रिटिश सोर्सेस से लिया है, क्योंकि उस समय पर जो है वो अंग्रेज़ों का शासन है, ज़्यादातर भारत अंग्रेज़ों के कंट्रोल में है। तो उन्हीं लोगों का डेटा वगैरह इस्तेमाल इन्होंने किया कि कितना पैसा सरकार खर्च कर रही है, कितना वो टैक्स के रूप में कलेक्ट कर रही है, कितना सामान जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना व्यापार हो रहा है। ये सारे के सारे डेटा इनके पास थे, ब्रिटिशर्स के पास में। और इसी चीज़ का इस्तेमाल किया दादा भाई नौरोजी ने, और उन्होंने एक अनुमान लगाया कि भारत से जितना भी पैसा निष्कासित किया जा रहा है वो लगभग कितना होगा, ठीक है। और लगभग उसी समय दादा भाई नौरोजी के टाइम पीरियड पर एक इतिहासकार और थे, वो थे रोमेश चंद्र दत्त। ये जो आपने देखे थे आर.सी. दत्त, इनकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। आर यानी कि रोमेश और सी यानी कि चंद्र, और आगे दत्त तो है ही है, ठीक है। तो इन्होंने भी एक बुक लिखी, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया या इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका मतलब हुआ कि भारत की जो आर्थिक इतिहास है, मतलब ब्रिटिशों के समय पर पैसे से रिलेटेड भारत का इतिहास क्या रहा, उस चीज़ के बारे में ये भी अध्ययन कर रहे हैं। तो उस समय पर ये सारे अध्ययन चल रहे हैं, और इन सभी अध्ययनों से ये ज्ञात हुआ कि ये जो उपनिवेशवादी हैं, अंग्रेज़ जो हैं, इन्होंने भारत से असंख्य अरब पाउंड की संपत्ति का निष्कर्षण किया। असंख्य मतलब जिन्हें गिना ही नहीं जा सकता। और अरब जो होता है, तो 1 अरब बराबर होता है 100 करोड़, ठीक है। और पाउंड जो है वो ब्रिटेन की मुद्रा है, जैसे कि भारत की रुपया है उसी तरीके से ब्रिटेन की पाउंड है। और आपने एक यूएस डॉलर सुनी होगी, वो अमेरिका की जो है वो मुद्रा है, ठीक है। तो ब्रिटेन की ये जो पाउंड है, इसमें अगर हम लगभग की बात करें तो लगभग 1 पाउंड जो है वो 15 रुपये के बराबर है, ठीक है। ये हम उस समय की गिनती कर सकते हैं, ये लगभग है, बिल्कुल फिक्स नहीं है कि 15 ही रुपये होंगे। तो लगभग अगर हम 15 रुपये से 1 पाउंड को गिने तो ये कई सारे अरब पाउंड की संपत्ति ये लोग भारत से लेकर गए। वहीं ये खाली 1 अरब पाउंड की जब हम बात करें ना, 1 अरब जो पाउंड है, तो ये अकेला अपने आप में लगभग 1500 करोड़ रुपया होता है, ठीक है। और इतना सिर्फ 1 अरब पाउंड है, और इसकी कोई गिनती है नहीं, असंख्य अरब पाउंड ये लोग भारत से लेकर गए हैं। तो लगभग मतलब हम कह सकते हैं कि कितना सारा पैसा ये लोग भारत से लेकर गए, ठीक है। और एक नवीनतम अनुमान और लगाया गया है, और ये अनुमान लगाया है उत्साह पटनायक नाम के एक अर्थशास्त्री ने। इनके अनुसार 1765 से 1938 तक की अवधि में भारत से लगभग 45 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि हम वर्तमान मूल्य लेते हैं, इसके
इतना पैसा जो है ये जो अंग्रेज थे ये भारत से लेकर गए, इतना धन निष्कासित हुआ, मतलब भारत से निकला। ठीक है, अब देखो 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, क्योंकि 1 ट्रिलियन में 1 के आगे 12 जीरो होते हैं। वही यहाँ पे बात हो रही है 45 ट्रिलियन डॉलर की। ठीक है, तो ये डॉलर में बात हो रही है, तो 45 ट्रिलियन यानी कि 45 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 45 लाख करोड़ डॉलर, रुपए नहीं, डॉलर में। और वही अगर हम जब इसको रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो आज का $1 लगभग 96 रुपये का आप मान सकते हो, क्योंकि फिक्स ये नहीं है। अभी फ़िलहाल का जो रेट चल रहा है वो 95.40 का चल रहा है। ठीक है, तो हम 96 मान के चल रहे हैं। तो $45 को जब हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 96 का हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आएगा 4320 लाख करोड़ रुपए। इतने रुपए ये लोग भारत से लेकर गए। आप इमेजिन कर सकते हो ये कितना पैसा होगा। ठीक है, तो इतना पैसा ये लोग 1765 से लेकर 1938 तक लेकर गए। ये एस्टिमेट्स हैं, अनुमान लगाए गए हैं, फिक्स डेटा तो अभी भी हमारे पास में नहीं है। ठीक है, और ये राशि वर्ष 2023 में ब्रिटेन के सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, किसी देश की सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है वस्तुओं का, सेवाओं का, उनका जो भी मूल्य है सबको मिलाकर हम उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो 2023 में जितनी इनकी जीडीपी थी ब्रिटेन की, उसका लगभग 13 गुना है ये $45 ट्रिलियन। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि 2023 में इनकी जीडीपी कितनी थी, तो ये थी लगभग $3.42 ट्रिलियन की इनकी जीडीपी थी। और इस $3.42 ट्रिलियन का 13 गुना है 45 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, जो कि अंग्रेज 1765 से 1738 के बीच में भारत से लेकर गए थे। इस जीडीपी का जो कि 2023 में है, आज के समय की लगभग आज से 3 साल पहले की हम बात कर रहे हैं ना, तो ये आज के समय की हम बोल सकते हैं, मॉडर्न समय की, जब इनकी इतनी इकोनॉमी है और ये 45 ट्रिलियन भारत से लेकर गए। तो आप खुद सोचो कि भारत का क्या दबदबा था उस समय पर। ऐसे ही हम नहीं बोलते कि भारत का 25% कॉन्ट्रीब्यूशन था वर्ल्ड की जीडीपी में, यूं ही थोड़ी ना बोला जाता है कि ये इतना सारा जो पैसा लेके जा रहे हैं। तो ये इसका अगर हम इसका 13 गुना कर दे तब वो 45 ट्रिलियन डॉलर बनता है। ठीक है, तो इतना वो लेकर गए थे भारत से। और ये सारा का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ करों के माध्यम से नहीं लेते थे। ये मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टैक्स ले लिया और छोड़ दिया लोगों को, नहीं। इसके अलावा ये जो भी काम करते थे भारत में, उस सभी का खर्चा भारत से ही लेते थे। जैसे औपनिवेशिक सत्ता जो भारत में रेलवे बना रही थी, जो ट्रेन्स होती हैं, ट्रेन का पूरा नेटवर्क बनाना, पटरी वगैरह बिछाना, ठीक है, तो उसमें जो भी खर्चा होगा उसको ये लोग भारत से ही वसूलेंगे। टेलीग्राफ का नेटवर्क बना रहे थे। टेलीग्राफ कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है, संचार व्यवस्था, जिससे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंचाया जा सकता था। ठीक है, और क्योंकि इसके लिए तार बिछाने पड़ेंगे तो उसमें भी खर्चा आएगा। और जो भी युद्ध ये लोग करेंगे उस पर भी जो भी खर्च होंगे उन सभी की पूर्ति ये लोग भारत से ही वसूल करते थे। और इस तरीके से इनके पास में कर के अलावा इन सारी चीज़ों से रिलेटेड भी पैसा आता था। और ये सब ये लोग क्यों बना रहे हैं? ये टेलीग्राफ, रेलवे, ये भारतीयों के लिए थोड़ी ना बना रहे हैं, ये सब अपने लिए बना रहे हैं। रेलवे इसीलिए बना रहे हैं कि सामान को आसानी से एक जगह दूसरी जगह लेकर जाया जा सके। टेलीग्राफ नेटवर्क भी अपने लिए ये लोग डेवलप कर रहे हैं कि मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी भेजा जा सके। कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है, लोग जो है वो विद्रोह कर रहे हैं, तो वो आसानी से मैसेज भेजे जा सकें। तो सब ये लोग अपने लिए ही कर रहे हैं, भारत के लिए कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन फिर भी पैसा भारत से ही ये लोग वसूल रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये सारी की सारी संपत्ति भारत में ही निवेशित होती, ये तो सिर्फ हमने एक आंकड़ा लगाया है, एक अनुमान लगाया है, ये भी नहीं पता है कि क्या पता इससे भी ज़्यादा पैसा ये लोग लेकर गए हों। ठीक है, तो सारा का सारा अगर पैसा ये भारत में ही होता, भारत में ही निवेशित होता, तो क्या होता? जब हमें स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, तो उसके समय भारत एक अत्यंत भिन्न स्वरूप वाला राष्ट्र होता। भारत की बात ही अलग होती। ठीक है, अगर सारा पैसा भारत में होता तो। उसके बाद में आपके अनुसार अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो शब्द यूज़ किया गया है दादा भाई नौरोजी का, इससे क्या तात्पर्य है ये बताना है। और संकेत यहाँ पे दिया है कि 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स में वो संसद सदस्य थे। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है पहले हम वो जान ले रहे हैं। तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ये ब्रिटेन की संसद का ही एक सदस्य सदन था। ठीक है, जैसे हमारी भारत की पार्लियामेंट है, संसद है पूरे देश के लेवल पर, उसमें लोकसभा है, राज्यसभा है, 2 सदन हैं।
उसी तरीके से जो यूनाइटेड किंगडम था, जो कंट्री है, वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स नाम का एक निम्न सदन था, ठीक है। द्विसदनीय संसद है। क्या मतलब है इसका, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। जो यूनाइटेड किंगडम में संसद है वो 2 सदन वाली है, मतलब 2 हाउस होंगे, उसमें 2 ऐसी जगह होंगी जहाँ पे मीटिंग चलेगी, ठीक है। एक तो निम्न सदन होगा जिसको हम हाउस ऑफ कॉमन्स बोल रहे हैं, और एक होता था इनका उच्च सदन जिसको हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते थे, ठीक है। और इसमें हाउस ऑफ कॉमन्स में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते थे, या बैठते हैं, आज भी है क्योंकि ये ब्रिटेन में सिस्टम। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो अधिकारी हैं, पैसे वाले जो लोग हैं, ठीक है, या राजा महाराजाओं के घराने से जो लोग आते हैं, वो लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठते थे, ठीक है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स को निम्न सदन बोलते हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को उच्च सदन बोलते हैं। और जो भारत की संसदीय व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा, जो 2 सदन हैं भारत में, वो यूनाइटेड किंगडम की ही संसद से लिए गए हैं, कि भारत में भी संसद के 2 सदन होंगे। तो द्विसदनीय का मतलब समझ गए, 2 सदन वाली संसद है ये, ठीक है। उसका निर्वाचित निम्न सदन है कौन सा, हाउस ऑफ कॉमन्स, ये याद रखना है आपको। और इसी सदन में निर्वाचित होने वाले, चुने जाने वाले पहले भारतीय जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, क्योंकि अब ये भारत के मुद्दे ब्रिटिश की पार्लियामेंट में बैठ के उठाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर बने कि हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। क्लियर हुआ हाउस ऑफ कॉमन्स। अब चलते हैं कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का क्या मतलब है। तो अन ब्रिटिश रूल का क्या मतलब है, अन और ब्रिटिश, मतलब ऐसा ब्रिटिश शासन जो खुद ब्रिटेन के जो सिद्धांत बनाए गए हैं उसके अनुसार नहीं हो रहा था, अन ब्रिटिश हो रहा था, ठीक है। तो ब्रिटेन के मुख्य प्रिंसिपल्स क्या थे, क्या सिद्धांत थे, न्याय का सिद्धांत था इनका, कि सबके साथ जो है वो न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, मतलब कानून होना चाहिए, कोई भी सुप्रीम नहीं होना चाहिए कानून से ज़्यादा, वो चीज़ है। और प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लोगों को शासन में अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए। स्वतंत्रता की बात ये करते थे, मतलब लोगों को कुछ मूल स्वतंत्रताएं मिलें, ठीक है, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता मिले, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता मिले, व्यापार करने की स्वतंत्रता मिले, और समानता की बात करते थे कि लोगों के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने देश में कर रहे हैं, ब्रिटेन में कर रहे हैं, लेकिन दादा भाई नौरोजी ये बोल रहे हैं कि ब्रिटेन अपने देश में न्याय की बात कर रहा है, अधिकारों की बात कर रहा है, लेकिन भारत में शासन करने के समय इन बातों का ध्यान रखा ही नहीं जा रहा। भारत में जब शासन किया जा रहा है तो कोई भी न्याय, कोई भी कानून वाली सिस्टम, कोई भी स्वतंत्रता, समानता, इन चीज़ों पर तो ध्यान दिया ही नहीं जा रहा। तो यही चीज़ है अन ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश जैसा शासन जो ब्रिटेन में चल रहा है वैसा शासन भारत में नहीं चल रहा है, ठीक है ना। इसीलिए नौरोजी का तर्क था कि अगर ब्रिटेन इन सिद्धांतों की बात करता है तो भारत में ब्रिटिश शासन को भी इन्हें लागू करना चाहिए था, भारत में भी ये सारे सिद्धांत लागू होने चाहिए थे, तब वो ब्रिटिश रूल होता। लेकिन ये सारे सिद्धांत भारत में नहीं लागू कर रहे थे, इसीलिए ये अन ब्रिटिश रूल है, ठीक है, समझ गए। बाकी आगे चलते हैं और आइए पुनः इस चित्र, ये वाला जो चित्र है, पेंटिंग जो कि हमने शुरुआत में देखी थी चैप्टर के, उसके बारे में अब हम जानेंगे। इसमें कुछ संकेतों के साथ उसके प्रतीकात्मक अर्थों पर ध्यान देना है हमें। जो प्रतीक इसमें दिखाए गए हैं उनका मतलब क्या है, तो ब्रिटानिया यहाँ पे दिखाया गया है, सबसे पहले ब्रिटानिया, ठीक है, फीमेल के रूप में ब्रिटानिया दिखाया गया है। ये ब्रिटेन का प्रतीकात्मक रूप है, जैसे हम भारत के लिए बोलते हैं ना कि भारत माता, तो वो भारत का एक प्रतीकात्मक रूप है, वैसे ही ब्रिटेन वालों का ब्रिटानिया है, ठीक है। ये उपनिवेशों की अपेक्षा उच्च स्थानों पर विराजमान है। तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये सबसे ऊपर जो है वो बैठी हुई फीमेल दिखाई गई है, तो ये ब्रिटेन का प्रतीक है, ठीक है। और कौन है ये, ब्रिटानिया। और इसमें सिंह शक्ति का प्रतीक दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पे साइड में आपको शेर देखने को मिल जाएगा। तो जो शेर है ये शक्ति का और साम्राज्य की ताकत का प्रतीक होता है, ठीक है। तो जो ब्रिटानिया है उसको ताकतवर शासक के रूप में इस पेंटिंग में दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बुजुर्ग पिता या बूढ़े पिता थेम्स देखने को मिलेंगे, और ये लंदन का प्रतीक है, ठीक है। थेम्स के साइड में ही आपको यहाँ पे
एक जो घड़ा देखने को मिल रहा है, इस घड़े में से पानी निकल रहा है, ठीक है। तो ये पानी जो है ना, ये थेम्स नदी को शो कर रहा है। और ये जो बूढ़े पिता हैं, ये भी थेम्स नदी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। थेम्स नदी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये पूरा यूनाइटेड किंगडम का मैप है, इतना बड़ा, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है ये ब्रिटेन है, और ब्रिटेन के भी अंदर यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं इंग्लैंड। और इंग्लैंड में ही एक नदी बहती है यहाँ पर इस तरीके से, थेम्स नाम की नदी, ठीक है। और इसी थेम्स के किनारे जो है वो लंदन भी है। तो इसी थेम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बूढ़े पिता जो थेम्स हैं, ठीक है। और इनको बूढ़े क्यों दिखाया गया है, क्योंकि जो थेम्स नदी है वो लंदन की सबसे इम्पोर्टेंट नदी मानी जाती थी या मानी जाती है। और काफ़ी सदियों से, कई 100 सालों से लंदन के व्यापार, जहाज़ और सारे के सारे परिवहन से जुड़ी हुई थी ये जो नदी है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी पुराने समय से ये व्यापार वगैरह में हेल्प कर रही थी, इसीलिए हम इसको मान रहे हैं कि ये बुज़ुर्ग है। तो यहाँ पे हमने बुज़ुर्ग व्यक्ति को दिखाया है थेम्स नदी के रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की नौसैनिक शक्ति। आपको पीछे जहाज़ दिख रहा है, ठीक है। तो ये इनकी नौसैनिक शक्ति को दिखाया जा रहा है। और बीच में फिर भारत जो है, ये भारत दिखाया गया है। भारत मोती और जवाहरात प्रदान करते हुए इसमें दिखाया जा रहा है कि सारे के सारे जो रत्न वगैरह हैं उनको भारत दे रहा है ब्रिटानिया को, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको चीन का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। तो चीन एक कीमती जार प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ पे आपको जार दिख जाएगा, ये जो वाइट से कलर में आपको दिख रहा है ना, यही जार है, कीमती जार है इन लोगों का। उसको ये चीन इन ब्रिटानिया को देता हुआ दिखाया गया है। उसके बाद में ये जो आपको इंसान दिखेगा ये है मरकरी, ठीक है। इस मरकरी को व्यापार और यात्रा का प्रतीक माना जाता था कि व्यापार जो है ब्रिटेन और भारत के बीच में, तो दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध हैं, ठीक है। इसीलिए मरकरी बनाया जाता है। और जो मरकरी है ना, ये रोमन देवता है। उस समय पर जो रोमन साम्राज्य था, मैंने दिखाया है आपको मैप पे, तो वहाँ पे जो है एक देवता माने जाते थे, व्यापार के देवता या यात्रा के देवता, तो वो मरकरी थे। तो इसीलिए यहाँ पे मरकरी को यात्रा के और व्यापार के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। और फिर इसके पीछे आपको भारतीय पशु देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पीछे ये आपको दिख रहा है, हाथी है पीछे बना हुआ है, और यहाँ पे शायद से ऊंट बना हुआ है, फोटो में ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो ये भारतीय पशु दिखाए गए हैं जो कि भारत के संसाधनों को शो कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2 श्याम वर्ण पुरुष देखने को मिलेंगे। और सवाल ये है कि क्या ये भारतीय हैं, तो कोई क्लियर नहीं है कि ये भारतीय ही शो किए गए हैं या फिर ये कोई और हैं। कपास की गांठें चढ़ाते हुए, मतलब बड़े बड़े कपास के बंडल, कॉटन के बंडल ये लोग चढ़ा रहे हैं। ये दिख रहे हैं आपको, एक पर्सन ये देखने को मिलेगा, और ये एक इसके आगे बैठा हुआ है, और ये इनके हाथ में जो है वो कॉटन के बंडल्स हैं, ठीक है। और ये किसको दे रहे हैं, ये ब्रिटानिया को ही दे रहे हैं सब कुछ। तो भारतीय है या नहीं ये क्लियर नहीं है हमको। इसके बाद में हमारे पास क्या बचा, सारे एलिमेंट्स हो गए, हमने सब पढ़ लिए। बाकी यहाँ पे आपको ये जो बच्चे देखने को मिल रहे हैं, और ये ब्रिटानिया है, ठीक है। तो ब्रिटानिया की छत्र छाया में, ये आपको पीछे दिख रहा है, ब्रिटानिया के कपड़े पीछे उड़ते हुए दिख रहे हैं, और इनकी छाया में जो ये बच्चे जो हैं वो दिखाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये बच्चे जो हैं ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी है ब्रिटेन की, और ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन का संरक्षण ही तो प्राप्त था, तभी तो वो भारत में व्यापार कर पा रही थी। इसीलिए ब्रिटेन की छत्र छाया में पलने वाले ये बच्चे ईस्ट इंडिया कंपनी को दिखा रहे हैं, ठीक है। बाकी इनके हाथ में ये जो आपको दिख रहा है सफ़ेद पर ये रेड कलर का क्रॉस इस तरीके से, तो ये इंग्लैंड का फ्लैग है, तो उस फ्लैग को शो कर रहा है, झंडे को शो कर रहा है, ठीक है। बाकी और हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमने लगभग सब कुछ देख ही लिया है। तो ये था पूरे चित्र का मतलब। पेंटिंग में भी इतना गहरा मतलब छुपा हुआ हो सकता है, आपने सोचा था ये, ठीक है। तो यही खासियत होती है कला की। तो पूर्व जो है, ईस्ट जो है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा है कि इधर भारत वाली जो जगह है, और यहाँ पे जो है वो यूरोप आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से अगर मैं एक रफ मैप बनाऊँ तो इस तरीके से यूरोप को हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो ब्रिटेन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वेस्ट में है, और भारत वाली साइड, चीन वाली साइड ईस्ट में है। तो ये जो पूर्व है ये क्या कर रहा है, ये अपनी संपदा ये बर्तानिया को अर्पित कर रहा है। चित्र में निहित प्रतीकवाद को हमको समझना है, वो हमने समझ लिया है।
बाकी इस चित्र में हर एक प्रतीक को आपको याद रखना है कि किसका क्या मतलब है, ठीक है। और ये बनाया किसने था, स्पिरिडियोन रोमा ने बनाया था 1778 में, और इस चित्र का नाम है द ईस्ट ऑफरिंग इट्स रिचेस टू ब्रिटानिया। अब आप समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और जैसे क्वेश्चन बने कि जो ब्रिटानिया है वो किस चीज़ को शो कर रही है, तो ब्रिटानिया जो है वो एक फीमेल है और वो ब्रिटिश शासन को शो कर रही है। जो बूढ़े पिता उसमें दिखाए गए हैं वो किस चीज़ को शो कर रहे हैं, तो वो थेम्स नदी को शो कर रहे हैं, ठीक है। मरकरी क्या शो कर रहा है, तो वो यात्रा और व्यापार के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, वगैरह वगैरह। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में जो हमने अभी देखा था कि ब्रिटानिया जो है वो सबसे ऊपर बैठी हुई है, सबसे ऊपर विराजमान है, और जो उपनिवेश हैं वो नीचे की तरफ यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है, जो उसकी श्रेष्ठ सत्ता को प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत उपनिवेशों की निम्न स्थिति और झुकी हुई मुद्रा यहाँ पे दिखाई गई है। आप देख पा रहे होगे ये चीन वगैरह, भारत वगैरह सब लोग झुके हुए जो हैं वो दिखाए गए हैं, है ना। और ये भी लोग झुके हुए हैं, और ये सब लोग जो हैं वो इनसे सामान लेते हुए दिखाए गए हैं। तो क्या उपनिवेशों ने वास्तव में अपनी संपत्ति अर्पित की थी? तो इस चित्र में, इस पेंटिंग में हमें क्या लग रहा है कि ये लोग अपना पैसा इन लोगों को अर्पित कर रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या सवाल ये उठता है कि क्या इन लोगों ने अपनी मर्जी से ये सब कुछ दिया था इन लोगों को, या फिर ब्रिटेन ने उसे बलपूर्वक अथवा छल से प्राप्त किया था? क्या इन्होंने ज़बरदस्ती या किसी धोखे से ये चीज़ें ये लोग प्राप्त कर रहे हैं, क्या ऐसा हुआ था? साथ ही भारतीयों की त्वचा का गहरा रंग भी देखें, जो बर्तानिया के वर्ण से विपरीत है। वर्ण मतलब कलर होता है, ठीक है। तो बर्तानिया यहाँ पे जो लोग दिखाए गए हैं ये गोरे दिखाए गए हैं, ठीक है, इधर आप गोरे देख पा रहे होगे। और वही जो भारत वगैरह का कलर दिखाया गया है ये काले कलर में, श्याम वर्ण में दिखाया गया है, डार्क कलर में दिखाए गए हैं ये लोग, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि उस समय पर जो गोरे लोग थे उनकी काले वर्ण वाले, काले कलर वाले स्थानिकों पर श्रेष्ठता की धारणा को यहाँ पर दर्शाया गया है। जो स्थानिक हैं, स्थानिक मतलब अलग अलग जगहों के लोकल लोग जैसे भारत के, ठीक है। तो इन लोगों पर, काले कलर वाले जो लोग हैं उन पर गोरे लोगों की श्रेष्ठता को दिखा रहा है। सिंपल बात ये है। क्या मतलब कि अगर कोई गोरा है तो वो श्रेष्ठ है, तो वो ज़्यादा अच्छा है, और अगर कोई काला है तो वो बेकार है, वो गुलाम बनने के लायक है। ये इन लोगों की सोच थी, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अपने आसपास आज भी ये चीज़ देखते होगे कि अगर कोई गोरा है, ठीक है, तो क्या माना जाता है कि ये तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई काला दिख गया तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में यही चीज़ बनी रहती है कि ये इंसान बेकार है, काला इंसान है, इससे दूर रहो। तो ये मानसिकता भी अभी तक कुछ लोगों की बनी हुई है, हर किसी में नहीं है ये चीज़, ठीक है ना, लेकिन अभी भी ज़्यादातर जगहों पर हम देख सकते हैं। और इन लोगों में ये काले गोरे का बहुत ज़्यादा रंग भेद हुआ करता था, ठीक है। और आपने एक कहानी सुनी होगी महात्मा गांधी की, कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे तो उनको इसी बेसिस पर ट्रेन में से निकाल के फेंक दिया था एक स्टेशन पे, ठीक है। उनके पास में टिकट थी, एक रिजर्वेशन था हाई क्लास वाली सीट का, लेकिन वहाँ पे जो टीटी होता है, कौन होता है जो टिकट देखने के लिए आता है, तो वो जब आता है वो टिकट चेक करता है और गांधी जी का कलर देखता है कि उनका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क है, ठीक है, और ये जो अंग्रेज़ थे ये गोरे थे। तो वो क्या करता है, वो अगले ही स्टेशन पर गांधी जी को उतार देता है वहाँ से कि तुम निकलो यहाँ से, तुम यहाँ पे बैठने के लायक नहीं हो, तुम जनरल डिब्बे में जाओ जहाँ पर नॉर्मल लोग जाते हैं, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा इनमें रंग भेद वगैरह ये लोग करते थे अंग्रेज़। और ये कहते क्या है कि ये हमें सभ्य बनाने आए थे, जबकि खुद अब इतनी गिरी हुई सोच है इन लोगों की कि किसी के रंग के आधार पर उसके साथ में भेदभाव कर रहे हैं। भाई रंग तो और कुछ नहीं है, रंग साइंस का खेल है, रंग हमारी ज्योग्राफी का खेल है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी वहाँ पर ऑटोमेटिकली इंसान थोड़े से डार्क कलर के ही मिलेंगे ना। आप एक दिन भी धूप में बैठकर देखो, पूरे दिन आपका रंग काला हो जाएगा, 10 दिन बैठ के देखो और काला हो जाएगा। तो वो चीज़ तो हमारी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है। क्योंकि साइंस से कैसे रिलेटेड है? क्योंकि हमारी बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है और वो हार्मोन एक पिगमेंट बनाता है जिसका नाम है मेलानिन। पिगमेंट मतलब कलर देने वाला। तो मेलानिन हमारी स्किन को, हमारे बालों को, हमारी आँखों को कलर देने का काम करता है, ठीक है।
तो जब हम धूप में निकलते हैं, जब सूरज की किरणें हम पर पड़ रही होती हैं और जितनी ज़्यादा किरणें पड़ेंगी उतना ही ज़्यादा मेलानिन बनेगा और हमारी स्किन का कलर ये डार्क करता है मेलानिन, ठीक है, ताकि हमारी जो स्किन है वो सूरज की जो नुकसानदायक जो किरणें आ रही हैं उनसे हमें बचा सके, ठीक है। तो ये सब तो जो है वो साइंस का और ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये लोग इतने मतलब बिल्कुल ही हम कह सकते हैं कैसे लोग हैं, ये बिल्कुल गंवार लोग हैं, कुछ पढ़ा लिखा थे नहीं क्या ये लोग, और कह ये रहे हैं कि ये लोग सभ्य हैं, हम लोग जंगली हैं, हमें सभ्य बनाने के लिए आए हैं। क्या बकवास करते हैं ये, अपनी ही गलत बातों को ये जस्टिफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। बाकी हमें इस चीज़ से क्या सीखने को मिलता है कि हमें गोरे काले का रंग भेद नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, किसी के भी लुक्स के बेसिस पर, उसके कलर के बेसिस पर हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें अपनी आइडेंटिटी गोरे काले या किसी धर्म के बेसिस पर नहीं रखनी, वो आपका एक पर्सनल मैटर है, ठीक है। हमें अपनी आइडेंटिटी बस इस बात पे रखनी है कि हम भारतीय हैं, बस इतना आप याद रखो कि वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, इससे ज़्यादा हमारा कोई धर्म नहीं है, ठीक है। बाकी आपका पर्सनल जो भी धर्म है आप खूब अच्छे से उसको मानो, जो भी आपको करना है वो करो, लेकिन किसी और को जो आप मानते हो, जो आपकी मान्यताएं हैं, उसके बेसिस पर सामने वाले को गलत मत ठहराओ, ठीक है। सामने वाले को उस बात पे जज मत करो। तो ये बात आपको समझ आई, ठीक है। बाकी ये हमने टॉपिक पढ़ लिया है कि भारत का पैसा किस तरीके से ब्रिटेन जो है वो जाता रहा और जो इंग्लैंड है वो महान बनता रहा, जैसा कि विलियम डिग्बी ने अपने कोट में बोला था। क्लियर हुई ये बात। अब इसके बाद में परिवर्तनशील परिदृश्य देखने को मिलेगा हमको कि जैसे जैसे भारत का पैसा जाता जाएगा बाहर, वैसे वैसे भारत में जो है वो चेंज हमें देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि भारत के स्वदेशी उद्योगों का पतन होने लगेगा, ठीक है। जो शासन संरचनाएं थी पहले से जो चली आ रही थी उनका विघटन देखने को मिलेगा, भारतीय शिक्षा बदलने लगेगी, भूरे अंग्रेज तैयार करना, ठीक है, और साम्राज्यवादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक संरचनाओं का पुनर्गठन होने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बदलने लगेंगी भारत में। तो ये पूरा एक टॉपिक है, लेकिन हम इसको एक एक करके सब टॉपिक्स जो हैं उसमें करके पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।